हेलो क्लास, वेलकम टू आवर न्यू सेशन। इस सेशन में हम सेल के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस में हैं और जिनके आने के चांसेस 100% हैं। शुरुआत में हम फर्स्ट हाफ में 50 क्वेश्चंस लेंगे एंड देन सेकंड हाफ में अनदर 50 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन का सेट है जिसके आने के चांसेस पूरे हैं। तो होपफुली आप इसको समझेंगे और साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा मैं। बहुत सारी चीजों को हम रिलेट करके चलेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इससे ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर 1 वीडियो या 2 वीडियोस में पूरा का पूरा मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो इसको अगर आप 1.5x पे देखेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे वीडियो भी जल्दी खत्म होगी। और साथ में अगर आप एनसीईआरटी बुक की हेल्प ले रहे हैं तो वो भी खोल के रखिए, वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके सामने सेल का ब्लूप्रिंट दिख रहा होगा। हम शुरुआत में फर्स्ट दौर में लगभग 50 या 53 के आसपास क्वेश्चंस का सेट लेंगे। 50 या 53 सेट्स के आसपास का सेट लेंगे और फिर आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। आपको बहुत सारी जानकारी, बहुत सारा स्टफ है हमारे पास, वो आपको देखने को मिलेगा। गॉट पॉइंट। चलिए बिना वेस्टिंग ऑफ अवर टाइम स्टार्टिंग द वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, विच ऑर्गेनल इज primarily रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एटीपी प्रोडक्शन। कहने का मतलब ये है कि सेल जब रेस्पिरेशन करता है, सेल का रेस्पिरेशन का प्रोसेस जिसमें वो एनर्जी क्रिएट करेगा, एनर्जी क्रिएशन करेगा। तो एनर्जी क्रिएशन करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स एक टाइप का सेल ऑर्गेनल्स है। जैसे ये इधर आपको दिख रहा होगा, ये आउटर लेयर है सेल की, है ना। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। और ठीक इसके अंदर जो है ये है न्यूक्लियस का पार्ट है जहां मैं रेड कर रहा हूं। और इस न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग लेयर है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस और इस साइटोप्लाज्म के बीच में जितना भी कुछ है, ये लिक्विड, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स आपको तैरते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं में से एक माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनता है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का काम क्या होता है? ये एनर्जी को जनरेट करने का काम करता है, एनर्जी के जनरेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अच्छा, कुछ एनर्जी जैसे यूज हो गई तो वो एटीपी, लेकिन अगर वो बॉडी के अंदर स्टोर हो गई तो उसे हम कहते हैं एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एक डाइफॉस्फेट और एक पोटेशियम मिलके ट्राइफॉस्फेट बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए क्या जरूरी है? तो सेलुलर रेस्पिरेशन की जरूरी है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एटीपी के थ्रू अपना काम करता है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का सबसे जरूरी क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया, सेल की सबसे बाहर की लेयर को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल की सबसे बाहर की लेयर को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो बाहर का लेयर दिख रहा है आपको, दिस वन, ये आउटर सर्कल, इसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका एक और नाम होता है बच्चे, क्या नाम होता है? एसपीएम, सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन। क्यों कहा जाता है इसे सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन? क्योंकि ये सेलेक्ट करता है कौन सी चीज सेल के बाहर वाले एनवायरनमेंट से कौन सी अंदर जाएगी और अंदर वाले से किसको बाहर निकालना है। ये यही वाला मेम्ब्रेन तय करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको चाहे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो, चाहे सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन कह लो, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, और इसी का नाम यहाँ पे इसने सेल मेम्ब्रेन दे दिया है। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये क्या करता है? ये सेलेक्टिवली परमेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन करता है, सेल को बाहर से सुरक्षा प्रदान करता है ताकि कोई बाहर का अनवांटेड चीज सेल के अंदर ना जा सके। एंट्री और एग्जिट की परमिट देता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि एंट्री और एग्जिट की परमिशन देता है। काफी आसान। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हु इज क्रेडिटेड विद द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉक टिश्यू।
किसने सबसे पहले कॉक टिश्यू को ऑब्जर्व किया, देखा? तो इसकी स्टोरी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या हुआ, एक व्यक्ति था जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक भाई साहब ने 1665 में 1665 में सेल की खोज की। इन्होंने सेल की खोज की, लेकिन वो कॉर्क से की। कॉर्क क्या होता है? ये बार्क ऑफ ट्री होता है, पेड़ की छाल होता है। ये पेड़ की छाल, ये लिविंग नहीं होता, ये नॉन लिविंग सेल है, जिंदा नहीं है पेड़ की छाल। आपने देखा होगा ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है पेड़ के साइड में, तने के आसपास। उस छाल की इसने टेस्टिंग की। इस बंदे ने खुद से बनाया एक माइक्रोस्कोप। उस माइक्रोस्कोप को हमने शुरुआती दौर में प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप कहा, शुरुआती दौर का माइक्रोस्कोप। खुद के द्वारा माइक्रोस्कोप से बनाए गए एक माइक्रोस्कोप से इसने उस सेल को देखा, तो इसके अंदर इसको बाहर की लेयर दिखी पर अंदर की लेयर नहीं दिखी, सिर्फ बाहरी लेयर दिखी। तो इसने कुछ चीजें बताई, पर वो डेड सेल था। पहली बात तो ये। तो किसने पहली बार ऑब्जर्व किया? रॉबर्ट हुक ने। ये क्वेश्चन है कि रॉबर्ट किसने किया सबसे पहले, हु डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट? तो डेड सेल की बात की जाए तो वो रॉबर्ट हुक है। ये बात का आपको खासा ध्यान रखना है। इसमें एंटोनियो वेन ल्यूवेनहॉक ऑप्शन दे रखा है। ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की खोज की थी, ये बात ध्यान रखना है। आगे आएगा क्वेश्चन। ल्यूवेनहॉक लिविंग सेल के लिए है, रॉबर्ट हुक डेड सेल के लिए है। स्कैवेन और स्केल्डन की सेल की थ्योरी है, स्केल्डन और स्कैवेन की सेल की थ्योरी है, इसका खासा ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, उन 3 क्वेश्चन को हम रिजर्व में रख के चलते हैं और दोबारा फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। 1665 में सेल का सबसे पहले किसने देखा? तो मैंने भी आपको बताया था, रॉबर्ट हुक ने देखा। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा। ओके, क्वेश्चन खत्म। सेकंड पे आते हैं। रॉबर्ट हुक ने सेल को ऑब्जर्व किया, तो वो कैसा सेल था? तो बच्चों अभी मैंने बताया आपको, कॉर्क सेल था, कॉर्क का स्लाइस था वो। पॉन्ड वाटर पे तो ल्यूवेनहॉक करेगा। पॉन्ड वाटर एक लिविंग सेल है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे और डिटेल में। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल, तो ये कॉर्क सेल जो है ये एक डेड है, मरा हुआ सेल है। और ये किसका होता है? बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की छाल का होता है। गॉट माय पॉइंट? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट डज द लैटिन वर्ड सेल मीन? सेल का मतलब क्या है? देखो, कोई भी सेल होता है उसमें कुछ इस तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स बने होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं सेल के, एक बड़े टिश्यू के अंदर कुछ इस तरीके से। जब रॉबर्ट हुक ने पहली बार देखा तो उसको इसी तरीके के दिखाई दिए ब्लॉक्स। इनको उन्होंने एक लिटिल रूम कहा, छोटे छोटे जिंदा कमरे, यानी ये ऐसे कमरे थे जो जिंदा थे, ये अपने काम खुद कर रहे थे, इनको इसने लिटिल रूम कहा। सेल को हम लिटिल रूम के नाम से जानते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। Who discovered free living cell? अभी मैंने आपको बताया फ्री लिविंग सेल पॉन्ड वाटर में तलाशा गया पहला लिविंग सेल 1674 में। ल्यूवेनहॉक भाई साहब ने इसको किया। ल्यूवेनहॉक ने इसकी तलाश की। उन्होंने थोड़ा सा इंप्रूव माइक्रोस्कोप लिया और उन्होंने लिविंग सेल में बैक्टीरिया, पॉन्ड वाटर में क्या मिलता है, तालाब के पानी में क्या मिलेगा? बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। तो इन दोनों से इन्होंने लिविंग सेल की शुरुआत की। तो आपको ध्यान रखना है, अगर लिविंग सेल पूछा जाएगा तो आपके मन में होना चाहिए ल्यूवेनहॉक, एल से लिविंग, एल से ल्यूवेनहॉक। और डेड सेल के लिए रॉबर्ट हुक नाम के बंदे ने डेड सेल की 1663 में, और ये 1674 है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन हमारे सामने है। द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन विच ईयर? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज किस लिए की? देखो, सबसे पहले सेल है, सेल के अंदर बीच में न्यूक्लियस है, और है ना, ये सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने की? नहीं, बिल्कुल गलत। रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं, रॉबर्ट हुक ने की। आपको ध्यान रखना, दोनों नाम कंफ्यूजन है, वो हुक वाला हुक है, उसने डेड सेल की खोज की। उसके बाद ल्यूवेनहॉक आया। ल्यूवेनहॉक ने 1674 में पॉन्ड वाटर पे अपनी खोज की। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए 1831 में, 150 साल के आसपास तक कोई खोज नहीं, 180 इयर्स के आसपास तक। 1831 में आए हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब। ब्राउन भाई साहब ने कहा कि अरे रुको, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी तो होता है, उसके बारे में कौन बताएगा? तो रॉबर्ट हुक ने कहा भाई मेरे पास इतना अच्छा माइक्रोस्कोप था ही नहीं। तो जब तक रॉबर्ट ब्राउन आया तब तक माइक्रोस्कोप और डेवलप हो चुके थे, तो उसने थोड़ा अंदर और झांका सेल के और उसको मिल गया न्यूक्लियस, सक्सेस मिल गई। चलो
आगे बढ़ते हैं। उनकी इस तलाश ने सेल एनाटॉमी को बदल दिया एकदम। रॉबर्ट ब्राउन की इस तलाश ने सेल एनाटॉमी को एकदम बदल के रख दिया। अब सेल के ऊपर धड़ाधड़ डिस्कवरी होगी, एकदम बेहतरीन बेहतरीन बातें पता लगेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हु क्वाइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म? ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये जो फ्लूइड सब्सटेंस है सेल के अंदर भरा हुआ है, इसके बारे में सबसे पहले पुरकिंजे ने बताया 1839 में। देखो मात्र 31 में ब्राउन ने बताया कि न्यूक्लियस होता है, 1839 में इन भाई साहब ने बताया कि अरे इन दोनों के बीच में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये लास्ट वाले के बीच में जो भरा हुआ है जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जेली जैसा सब्सटेंस है, सेल के अंदर होता है। तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया पुरकिंजे ने। पी से पुरकिंजे, पी से प्रोटोप्लाज्म, ध्यान रहेगा, काफी आसान है, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं। सेल थ्योरी वाज ओरिजिनली प्रेजेंटेड बाय व्हिच टू बायोलॉजिस्ट? किन दो बायोलॉजिस्ट ने सेल थ्योरी को बताया? तो अभी मैंने जस्ट बताया था, अगर सेल थ्योरी की बात आए तो दो भाई है स्केल्डन और स्केविन, इन्होंने सेल थ्योरी को बताया। ठीक है, इन्होंने बताया कि सारे प्लांट्स और सारे एनिमल सेल से बने होते हैं। स्केल्डन और स्केविन, इन दो दोस्तों ने बताया कि दे आर टू बायोलॉजिस्ट एंड दे डिस्कवर अबाउट द सेल थ्योरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी बाय सजेस्टिंग ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल? अब एक और डिस्कवरी हो गई। एक बंदा तो आया, उसने कहा कि देखिए ये एक पहला सेल है, इसी से दूसरा सेल बनेगा, यानी पहले वाले सेल से ही दूसरा सेल बनता है हमेशा। ये किसने कहा? तो वर्शॉ ने कहा। वर्शॉ ने कहा कि 1855 में कि पहले फर्स्ट सेल होगा और उसी से दूसरा सेल बनेगा। इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको शुरुआत में विच इंस्ट्रूमेंट मेड इट पॉसिबल टू ऑब्जर्व कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनल्स? देखो जब 1636 में रॉबर्ट हुक भाई साहब आए थे तो उनके टाइम पे माइक्रोस्कोप उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब नया माइक्रोस्कोप बना तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बहुत मिनट पार्टिकल्स, मिनट का साइंस की भाषा में मतलब होता है छोटे पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स को भी देख सकता है ये माइक्रोस्कोप। तो 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को का आविष्कार किया गया। ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम पे काम करता है और बहुत छोटे से छोटी चीजों को ध्यान दे देता है, ये ध्यान रख लेता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? देखो ऑर्गेनिज्म की बात करें, अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सेल के हिसाब से दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। पहला है यूनिसेल। यूनिसेल का मतलब होता है बच्चे सिंगल सेल वाला, एक सेल वाला, और मल्टी सेल इसका मतलब होता है एक से ज्यादा सेल वाला। तो इसमें से यूनिसेल कौन सा है? तो ह्यूमन तो नहीं हो सकता, इंसानों के पास हर काम को करने के लिए एक अलग ऑर्गन है, तो इंसान यूनि यानी सिंगल नहीं है, वो मल्टी सेलुलर है। ऑनियन पिल नहीं है, फंजाई नहीं है, ये है अमीबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड? बहुत सारे सेल से बना हो तो मल्टी सेलुलर, अभी बताया मैंने। विच ह्यूमन सेल हैज अ टिपिकल फिक्स शेप एंड लॉन्ग विद ब्रांचेस? ह्यूमन के किस सेल की फिक्स शेप होती है और बहुत सारी ब्रांचेस होती है? शायद बचपन में 8th क्लास में शायद आपने पढ़ा होगा, एक हमारी बॉडी के अंदर सेल होता है जिसको कहते हैं नर्व सेल। ये पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है और इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का बहुत अच्छा काम करता है। ये नर्व सेल दिखता कैसा है मैं आपको बता देता हूँ, आपकी बुक में आगे भी आएगा अगर आप पढ़ेंगे तो। ये नर्व सेल बच्चे कुछ इस तरीके का दिखता है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है, कुछ इसका रफ स्केच डिजाइन बना देता हूं मैं, है ना। ये इस तरीके का कुछ ड्रॉ होता है, इसके एंड में ये नर्व एंडिंग होती है और फिर यहीं से ही दूसरा वाला, यहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं, इसके बाल होते हैं अच्छे अच्छे सुनहरे बाल, और यहीं से ही ये कनेक्ट होता है दूसरा वाला। जैसे मैं यहाँ अगर बना दूं, इस तरीके से ये चलता रहता है, तो इसकी एक चेन बनती है। इसी को हम क्या यही पूछना चाह रहे हैं कि किसकी फिक्स शेप होती है और एक लॉन्ग ब्रांचेस चेन बनाता है, तो वो है नर्व सेल्स, है ना। इसके बीच में सारे डेंड्राइट्स होते हैं, इसके बाद बीच में न्यूक्लियस होता है और ये इसको बोलते हैं एक्सॉन बॉडी, है ना। ये बॉडी है और ये एक्सॉन्स है, इसके बीच में बताऊंगा जब इसके बारे में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। नर्व्स एंडिंग्स होते हैं, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है?
13th क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही प्यारा तड़कता भड़कता 13 क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, डिवीजन ऑफ लेबर इन इज सीन इन, लेबर का डिवीजन किस में दिखता है। देखो मैंने बताया सेल दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल सेल एक मल्टी सेल। देखो सिंगल सेल वाले जो होते हैं उनके पास एक ही सेल है सारे काम करने के लिए। तो सबसे बाहर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर न्यूक्लियस, बीच में भरा है साइटोप्लाज्म लिक्विड सेल ऑर्गेनल्स, और उसमें तैर रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स। हर सेल ऑर्गेनल्स का अलग अलग काम होता है। हम बात करेंगे एटीपी के बारे में जो कि माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, हम बात करेंगे लाइसोसोम्स के बारे में, हम बात करेंगे फूड वैक्यूल्स के बारे में। तो ये एक सिंगल सेल के अंदर भी बहुत सारे पार्ट होते हैं और ये सारे पार्ट पता है क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। और मल्टी सेल वाले तो वैसे ही अलग काम करते हैं, तो आपको पता ही होगा। तो इसका आंसर दो बोथ होगा कि मल्टी सेल और सिंगल सेल दोनों ही लेबर अपना काम बांटते हैं अपने ऑर्गन्स के बीच में, अपने ऑर्गेनल्स के बीच में। एक में होता है ऑर्गन और एक में होता है ऑर्गेनल्स, ठीक है। मल्टी सेलर वालों में होता है ऑर्गन और सिंगल सेल वालों में होता है सेल के ऑर्गेनल्स। सेल के ऑर्गेनल्स के ऊपर एक सेपरेट टॉपिक मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जब हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन लेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा डैम श्योर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है एक एनिमल सेल की। तो मैं इतनी देर से क्या बता रहा हूं, आउटर मोस्ट सेल किसे कहते हैं, SPM, सेलेक्टिवली प्लीमेबर मेम्ब्रान, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रान के नाम से भी जानते हैं। ये सही है। व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रान कॉल्ड, क्यों कहा जाता है सेलेक्टिवली प्लीमेबल मेम्ब्रान, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, क्योंकि ये सिलेक्ट करता है, ये सिलेक्ट करता है एंट्री एग्जिट के लिए सिलेक्ट करता है कि कौन बंदा अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा। गॉट माय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ये बहुत धांसू चीज है, इसके बारे में बताता हूं। देखो 3 तरीके की बातें होती हैं, 3 तरीके की चीजें होती हैं, वो आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को हम समझते हैं। ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है, ये कैसे काम करता है। देखिए जब भी कोई सेल अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है ऑक्सीजन को छोड़ता है, डजंट मैटर, हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात होगी तो उसे कहेंगे हम डिफ्यूजन, डिफ्यूजन कहेंगे हम उसे, डिफ्यूजन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी बात किस चीज की हो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की हो, तो उसे कहा जाएगा डिफ्यूजन। और जब बात वाटर की हो, जब बात वाटर की हो, तो उसे कहा जाएगा ऑस्मोसिस। वाटर वाले केस में बात कहा जाएगा ऑस्मोसिस, उस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑस्मोसिस, ठीक है। वाटर को अंदर बाहर कर रहे हैं तो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के 3 प्रोसेस हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। हाइपर, आइसो और हाइपो। होता क्या है, हाइपर में आप इस तरीके से समझिए कि आप बहुत हाइपर है तो आप क्या करेंगे, अपना गुस्सा दूसरों पे उतारेंगे। ठीक उसी तरीके से सेल, सेल के अंदर जब ज्यादा पानी हो जाता है, पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है खुद के अंदर, तो वो क्या करेगा, बाहर वाले इन्वायरमेंट में छोड़ेगा। यानी अंदर पानी क्या है, हाई कंसंट्रेशन में है, सेल के अंदर हाई है, तो सेल क्या करेगा, बाहर छोड़ना शुरू करेगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट फिगर में समझाया गया, सेल वाटर को छोड़ेगा जब तक वो सिकुड़ नहीं जाए, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में होता है कि सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों जगह सेम मात्रा में इक्वल पानी है, तो ना वो तो लेना है ना देना है, तो उसे कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फिर आता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होगा, बाहर की साइड हाइयर कंसंट्रेशन है, ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, अंदर लो है, तो सेल पानी अंदर की तरफ लेना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये 3 सिचुएशन है, इसी को हम पढ़ते हैं। एनिमल सेल में सेल लॉस वाटर एंड श्रिवल। देखो पहली वाली सिचुएशन में क्या होगा, सेल सिकुड़ जाएगा क्योंकि वो अंदर से पानी बाहर छोड़ रहा है, क्योंकि उसके पास हाइपर हो गया है, अंदर पानी ज्यादा है बाहर कम है, तो वो सारा का सारा पानी बाहर छोड़ेगा। सेल की बॉडी क्या करेगी, श्रिंक हो जाएगी और सिकुड़ना शुरू कर देगी। आइसोटोनिक में क्या होता है, सेल रिमेन सेम, बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ नहीं होगा। और हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपोटोनिक में ये होता है कि सेल के बाहर ज्यादा पानी है तो सेल क्या करेगा, पानी को अंदर एब्जॉर्ब करेगा और वो क्या करेगा, स्वेल होना शुरू हो जाएगा और अचानक से ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। तो ये 3 तरीके के सॉल्यूशन है जो कि हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन को बताते। तो यहाँ क्वेश्चन था कि एक ऐसा मूवमेंट जो हाई से लो की तरफ जाता है,
हाई से लो की तरफ जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इस पूरे प्रोसेस को, ये जो हाइपरटोनिक में क्या है, हाई से लो की तरफ जा रहा है, तो इसी को हम कहेंगे क्या? डिफ्यूजन का प्रोसेस कहेंगे। हाई से लो की तरफ जाना डिफ्यूजन का प्रोसेस कहलाता है। अब इसी से जुड़े हुए आगे और क्वेश्चन बताता हूं आपको। यहां पे हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है एक और, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसेज एक्सचेंज CO2 एंड O2 इन सेल? तो मैंने अभी बताया CO2 और O2 जब भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की बात होगी तो आप डिफ्यूजन लगाएंगे चुपचाप, और जब भी बात होगी वाटर की तो ऑस्मोसिस बोलेंगे उसे, ठीक है। 18 में देखो, द मूवमेंट ऑफ वाटर, आगे ना वाटर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, SPM से अंदर बाहर कर रहे हैं वाटर को, तो वो हो गया ऑस्मोसिस। लेकिन जब हम O2 और CO2 को कर रहे हैं, सॉरी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उसे कहेंगे डिफ्यूजन। इस बात को ध्यान रखना है। 19th क्वेश्चन कहता है, हायर वाटर कंसंट्रेशन है देन सेल अ सॉल्यूशन, यानी बाहर ज्यादा है अंदर कम है। तो मैंने कहा था कि जब बाहर से प्रेशर ज्यादा है और पानी बाहर से अंदर आ रहा है तो वो हाइपो है, ठीक है। हाइपर में क्या होता है? हाइपर में होता है अंदर से बाहर जाता है, तो सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। अभी जस्ट पीछे मैंने बताया था, एक बार मैं दिखा देता हूं, पीछे मैंने बताया था, ये देखो, सेल श्रिंक हो जाएगा, अंदर से बाहर जाएगा, है ना, बिल्कुल सही बात है। ओके, शाबाश। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट पे जाते हैं अब, नेक्स्ट फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ चुके हैं 21 क्वेश्चन पे। एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन, द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। आइसोटोनिक में क्या होता है? सेल के अंदर भी उतना ही पानी है, सेल के बाहर भी उतना ही पानी है, तो वो क्या करेगा? वाटर को इनटेक नहीं करेगा ना छोड़ेगा, तो वो जीरो हो जाएगा, मूवमेंट जीरो मूवमेंट हो जाएगी। प्लांट के रूट अब्सॉर्ब करते हैं वाटर सॉइल से, किस प्रोसेस के थ्रू? तो वाटर जब भी अब्सॉर्ब किया जाएगा तो ऑस्मोसिस से ही किया जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन और CO2 की बात आएगी तो डिफ्यूजन का नाम ले लेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्राइमरली मेड फॉर विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बने होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन PL, पहले दो वर्ड ले लो, PL प्लाज्मा, P मतलब प्रोटीन और L मतलब लिपिड्स, ये दो चीजों से बने होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो सबसे आउटर लेयर होती है ना, तो किससे बना होता है? प्रोटीन और लिपिड से। PL, फर्स्ट टू वर्ड से ध्यान आ जाएगा आपको। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड, अमीबा अपना खाना कैसे लेता है? तो अमीबा देखिए, ये अमीबा है, अमीबा का चित्र है, ये अमीबा का आउटर लेयर है, सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है अमीबा, ठीक है, आउटर लेयर है। और ये जो इसके फॉल्स फीड, जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं, ये किसी खाने को अपनी तरफ लपेटने की कोशिश करता है, ग्रैब करता है खाने को, ठीक है। तो इसका जो प्रोसेस होता है किसी खाने को खाने का, तो इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, क्योंकि ये अपने आप को फैला लेता है, मोल्ड कर लेता है, जिस हिसाब से भी बदलना चाहे वो बदल सकता है खाने के आसपास, ठीक है, इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो अमीबा जब भी कोई काम करेगा तो एंडोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, सेल वॉल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सेल वॉल किस में पाया जाता है? सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा। क्या होता है? देखो, सबसे पहली लेयर होती है, सबसे पहली लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसको हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसके बाद होता है सेल वॉल पौधों में, ठीक है। और पौधों में एक और चीज होती है, इसी सेल वॉल, मतलब पौधे बहुत रिजिड होते हैं स्ट्रक्चर में, उनको रिजिडनेस चाहिए, तो उनके अंदर होता है सेल्यूलोज। इसके ऊपर भी आगे क्वेश्चन आएगा, सेल्यूलोज पौधों में पाया जाता है। तो प्लांट सेल के अंदर ही सेल वॉल होंगे, किसी और में नहीं होगा। प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज, देखो सेल वॉल किससे बने होते हैं? मैंने कहा सेल्यूलोज से बने होते हैं, सेल्यूलोज। अच्छा, जो जानवर ऐसे प्लांट्स को खाते हैं उनको रूमिनेंट्स बोलते हैं, रूमिनेंट्स। देखा होगा आपने, गाय भैंस एक बार खाना खाती है, उसके बाद फिर आराम करने बैठती है तो जुगाली करती रहती है, क्योंकि उसे उस खाने को डाइजेस्ट करना होता है। डाइजेशन का प्रोसेस 2 बार होता है ऐसे रूमिनेंट्स जानवरों में, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप घास नहीं खा सकते, मैं तो खैर नहीं खाता हूं, ठीक है, तो इस बात का खासा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, व्हाट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट? प्लांट को स्ट्रेंथ कौन देता है? तो सेलुलोज काफी हैवी चीज है, पौधे को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देगी, ओके, सेलुलोज। श्रिंकेज ऑफ सेल कंटेंट्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू वाटर लॉस इज कॉल्ड। जब एक प्लांट पौधा पानी को खोता है, लॉस करता है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? हाइपरटोनिक। देखो, उसके पास अंदर ज्यादा पानी है, पानी को बाहर छोड़ेगा तो हाइपरटोनिक। लेकिन जब ये कोई प्लांट करेगा ना, तो इसको बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस। समझ में आ गई बात?
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, अभी मैंने पढ़ा हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपर में क्या होता है, हम हाइपर हैं, बाहर गुस्सा लगा रहे हैं, यानी सेल हाइपर है, वो बाहर छोड़ रहा है। तो हाइपर होने से क्या हो गया, इस प्रोसेस को जो पौधा करेगा, कोई प्लांट करेगा, तो इसको कहेंगे हम प्लाज्मोलाइसिस। ओके, गॉट माय पॉइंट। आगे बढ़े, पेज नंबर 9 पे आ गए हैं हम। बेस्ड ऑन एक्टिविटी 5.6, आपके बुक में एक 5.6 एक्टिविटी है, उसको आप देखेंगे। उसमें क्या हो रहा है, सेल जो है ऑस्मोसिस के थ्रू पानी ले रहा है। तो ऑस्मोसिस के थ्रू पानी सिर्फ लिविंग सेल लेते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, ऑनियन पील का है एक, उसमें कहा गया होगा कि ऑनियन पील ले रहे हैं हम, मतलब हल्की सी स्लाइस काट रहे हैं, उस स्लाइस पे हम आयोडीन की बूंद डालेंगे। तो जहां उसका न्यूक्लियस जहां जहां होगा वहां पैच पड़ जाएगा, गहरे रंग का धब्बा पड़ जाएगा। तो ऐसा किसे डालने की वजह से होता है, तो आयोडीन की वजह से। आयोडीन से हम न्यूक्लियस टेस्ट करते हैं, सैफरनिन भी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डबल लेयर कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस, देखो मैंने बताया सबसे बाहरी लेयर, ये चित्र दिख रहा है, इस बाहरी लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक अंदर होता है, एक उसके भी अंदर होता है। तो न्यूक्लियस डबल लेयर ऑर्गेनिज्म है, मतलब डबल लेयर मेम्ब्रान है। इस मेम्ब्रान को न्यूक्लियर मेम्ब्रान के नाम से जाना जाता है। 32 पे आते हैं, क्रोमोसोम आर विजिबल एज रॉड शेप। देखो क्या होता है, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रान है, फिर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर है हमारे पास डीएनए। डीएनए क्रोमोसोम से बने हैं, एंड देन जीन्स हैं, ठीक है, जो जेनेटिक को इधर से उधर करते हैं, मतलब आपके फोरफादर के गुण आपके में ट्रांसफर करने का काम क्रोमोसोम का है, जीन्स का है, इन सबका मिला जुला काम है, मतलब डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फॉर्म होता है। एक होता है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इन सब के बारे में हम और डिटेल में नेक्स्ट वाले सेशन में जरूर लेंगे। ओके, तो यहाँ पूछा गया क्रोमोसोम विजिबल होते हैं, ये रॉड शेप के होते हैं। कब होते हैं रॉड शेप के, जब ये डिवाइड होने जाते हैं, यानी जब ये बटने के लिए तैयार हो जाते हैं, सेल डिवीजन, जो कि थ्योरी भी है। डीएनए की फुल फॉर्म देखो पूछ लिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, बहुत आसान है। फंक्शनल सेक्टर, डीएनए के अंदर कौन काम करता है, जीन्स काम करते हैं, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं। 35 है, इंटेग्रल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नॉन डिवाइडिंग सेल। एक सेल है वो अभी डिवाइड नहीं हुआ है, और उसके अंदर कौन सी चीज है जो धागे जैसी संरचना के रूप में, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल। 36, विच पार्ट ऑफ द सेल प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेल में सबसे मेजर चीज अगर कोई है तो वो है न्यूक्लियस, उसी के अंदर सब कुछ है। ओके, आगे बढ़ते हैं 11 पे, ऑर्गेनिज्म दैट लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस बात का आप खासा ध्यान रखेंगे। दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं न्यूक्लियस के हिसाब से, न्यूक्लियस के हिसाब से दो तरीके के। एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ये जो प्रो बंदा है इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, लैक ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस नहीं होता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उसकी जगह होता है न्यूक्लियोइड। मतलब न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, अच्छे से बना नहीं है, तो उसको न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और लैक कर रहा है तो वो है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल जनरल लैक क्या, मेंबर बाउंड ऑर्गेनल्स, उसके अंदर ऑर्गेनल्स की भी कमी होगी। तीसरा 38, एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड। तो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड भरा होगा तो अभी मैंने बताया न्यूक्लियोइड बोलेंगे उसको। 40, इन फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, उसमें क्लोरोफिल के लिए क्या होगा, देखो हम जानते हैं पौधों के अंदर क्या होता है, प्लांट्स है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि पौधों की पत्तियों का रंग हरा होने की वजह है क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्योंकि उनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट भरा होता है। क्लोरोफिल में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो इसने कहा जो भी बैक्टीरिया या जो भी पौधे फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, देखो प्रोकैरियोटिक है तो इसका मतलब क्या नहीं है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, क्या है, न्यूक्लियोइड है, ठीक है। तो इसने पूछा है प्रोकैरियोटिक जितने भी बैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेटिक वाले क्लोरोफिल एसोसिएट, क्लोरोफिल किसके साथ एसोसिएट होता है, मेम्ब्रेन वेसिकल्स के साथ। ये क्या होते हैं, ये प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स पौधों में कलर के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब इसके बारे में भी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, 10 क्वेश्चन और बचे हैं इसी तरीके से जो है, बस 2 मिनट 3 मिनट में और खत्म हो जाएगा।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, मैंने बताया था। ये मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इसके अंदर बीच में न्यूक्लियस, इधर भरा जो लिक्विड है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसमें तैरते रहते हैं सेल के ऑर्गेनल्स। ओके, अगली हमारी पूरी क्लास सेल के ऑर्गेनल्स के ऊपर होने वाली है। 42 ऑर्गेनल्स अलाउ टू सेल टू। ऑर्गेनल्स क्या काम करेंगे? ये अलग अलग फंक्शन, एनर्जी भी बनाएंगे, वेस्ट भी क्लियर करेंगे, एनर्जी को स्टोर भी करेंगे, ये सारे काम ऑर्गेनल्स का होता है। तो क्या काम करेगा? स्पेसिफिक फंक्शन करेगा, वेस्ट वगैरह को क्लियर करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम, प्रोडक्शन का काम, सेल के अंदर कुछ बन रहा है उसको कहीं और पहुंचाना है, ये सारा काम सेल के अंदर ऑर्गेनल्स का काम है। ऑर्गेनल्स कहाँ होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। कहाँ पे? जहां पे लिक्विड होता है उसी में तैरते रहते हैं, फ्लोटिंग होते हैं। ओके, 43 नंबर पे देखते हैं, व्हाट इज दैट? वायरस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक। वायरस के अंदर क्या नहीं होता है? वायरस कभी जिंदा नहीं होते जब तक वो इंसान की बॉडी के अंदर ना आ जाए, ये आपको ध्यान रखना है। यानी वो हाईजैक कर लेते हैं हमारी बॉडी को, एकदम हाईजैक कर लेते हैं। वो इससे पहले नॉन लिविंग एकदम सोते रहेंगे, जैसे ही इंसान की बॉडी के अंदर आए, किसी भी मीडियम के थ्रू आए, एयर आए, वाटर आए, वो एक्टिव हो जाते हैं, अपना काम करना शुरू कर देंगे। Which feature is found in almost every cell under a microscope? माइक्रोस्कोप के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? माइक्रोस्कोप के अंदर सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगा, न्यूक्लियस दिखेगा और साइटोप्लाज्म दिखेगा। ज्यादा जूम करने के बाद सेल ऑर्गेनल्स दिखेंगे ना। पहले तो ये तीन ही चीज दिखेंगी, ये तीन चीजें बेसिक चीजें हैं, और ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में दिखेगा, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है और प्रो वाले में न्यूक्लियस नहीं होता है, उसकी जगह होता है न्यूक्लाइड, यानी वेल डिफाइंड नहीं होता है। ओके, एडिटोरियल माइक्रोस्कोप्स वाला इंटरफेस है ये, इसको छोड़ देते हैं अभी हम, ज्यादा कुछ खास नहीं है, ये भी ज्यादा खास नहीं है। हमारे 50 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली हो चुके हैं। एक बार हम लास्ट में एक जरा ये चीज को जरूर गो थ्रू कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चार्ट से सारे काम हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियस की। प्रोकैरियोटिक वाले बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, उसकी जगह न्यूक्लियोइड होता है। यूकैरियोटिक वाले में होता है न्यूक्लियस। ओके, प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में भी होता है। अगर बाउंड्री की बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो उसकी बाउंड्री के बाहर सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल वॉल का मतलब प्लांट का है ये कहीं ना कहीं। यूकैरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सिर्फ, सेल वॉल नहीं है। यानी हमारे अंदर, हम न्यूक्लियस है हमारे अंदर, तो ऑफ कोर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल नहीं है हमारे अंदर। प्लांट के अंदर होता है सिर्फ, ये प्रोकैरियोटिक वाले। हम एनिमल सेल वालों के अंदर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ऑर्गेनल्स की बात करें, सेल ऑर्गेनल्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में तैरते रहते हैं। सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं, हमारे अंदर प्रेजेंट है। प्लांट सेल में सिर्फ प्लास्टिड्स हैं, रंग बदलने वाली चीजें। इंसान नहीं बदलते ना, कुछ बदलते भी हैं, हम नहीं बदलते, ठीक है। प्लास्टिड्स इंक्लूडेड, तो प्लांट सेल में प्लास्टिड होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते हैं। सेल के साइज की बात करें तो ये साइज दे रखा है, प्लांट सेल लार्ज होते हैं और एनिमल सेल जनरली लार्ज होते हैं। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करना है, चैनल को फॉलो करवाना है, आगे भेजना है और लोगों को बताना है, और साथ में नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के लिए कमेंट भी करना है। अगर आप कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो आपने बहुत कुछ सीख लिया है। अगर फिर भी नहीं आया है या कोई चीज मेरे से गलती हुई तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसको और सुधार लूं। तब तक के लिए टिल देन, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और इस नए सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वन टॉपिक। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough,